तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ब्रिलियंट वॉइड में जितने भी आउटर रियल्म के कल्टीवेटर्स थे, वांगलिंग और उसकी टीम सबको मार चुकी थी। अब आगे फिलहाल वांगलिंग समन रिवर और ब्रिलियंट वॉइड के बॉर्डर पे खड़ा था और ये बोलता है कि यहाँ पर बहुत शांति है। और जैसे ही बोलता है, यहाँ पर चीखें गूंजने लगती है। मतलब इसकी आवाज में वो पावर था। और जो भी लोग थे, उनके ये इथेरियल सेंसेस को भी इस सेंसेस को भी सील कर देता है। मतलब अपने सेंसेस यूज करके लाइफ एंड डेथ, ट्रू एंड फॉल्स एंड कर्मा फॉर्मेशन, तो उन्हें काफी तड़पा के मारता है। और ये बोलता भी है कि इनर रियल्म बहुत कुछ खो चुका है, अब बारी है आउटर रियल्म के खोने की। क्योंकि समन रिवर आउटर रियल्म के कब्जे में था, दो दो बार गया था। तो फिलहाल वांगलिंग समन रिवर में एंटर कर चुका था। और वांगलिंग आगे बढ़ते जाता है। इवन यहाँ पर ये फील करता है कि स्पिरिट वॉइड का एक लेड फेस का बंदा है, बट इसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि भाई आर्केन वॉइड के कल्टीवेटर को ये मार चुका है। और एक प्लेनेट पर फिलहाल ये पहुंचता है। इस प्लेनेट पर बहुत सारे आउटर रियल्म के कल्टीवेटर्स थे, तो ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और नीचे यानी प्लेनेट की तरफ प्रेस डाउन कर देता है। और प्लेनेट से चीखें गुज आना शुरू हो जाती है। अब जो भी कल्टीवेटर्स थे वो बाहर भागने लगते हैं और इस प्रेशर के सामने आधे से ज़्यादा तो खून की उल्टी करने लगते हैं, काफ़ी डरे हुए थे। और इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई इनर रियल्म का कल्टीवेटर कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी तो इस समय ऑल हेवन में है, थर्ड स्टेप के खास करके। और अगर है भी कोई, तो यहाँ पर जो घुसना चाहता है, इतने लोगों को पार करके घुस कैसे पाया समन रिवर के अंदर। फिलहाल इस पाम प्रिंट अटैक को देखकर जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो दंग रह जाते, क्योंकि उसमें एक मार्क चमक रहा था, जो कि था 10,000 वॉइड बोन गेट का मार्क, जो कि वांगलिंग के पाम में उसी समय एंटर हो गया था जब वांगलिंग थर्ड स्टेप में पहुंचा था। और कर्मा प्रिंट की एक खासियत थी कि अगर कोई बंदा थर्ड स्टेप में नहीं पहुंचा है तो वो उनके सोल, लाइफ और सभी चीज़ों को निकाल लेता है। और अगर थर्ड स्टेप में तो इसेंसेस को निकालता है। तो अब फिलहाल यहाँ पर इस प्लेनेट पर भी जो 1000 से ज़्यादा कल्टीवेटर्स होंगे, वांगलिंग उनको तड़पा तड़पा के मार देता है। चीखें काफ़ी सुनने को मिलती है, बट वांगलिंग को भी शांति नहीं मिलती। अब ये फोकस करता है एक दूसरे प्लेनेट पर जो यहाँ से काफ़ी दूर था, जहाँ पर इसने पावरफुल डिवाइन सेंस को सेंस किया था। वांगलिंग का इरादा यही था कि एक आएगा तो एक को मारूंगा, एक से ज़्यादा आएंगे तो सभी को मारूंगा। और फिलहाल इसका किलिंग इंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। और वो बंदा भी वांगलिंग को ढूंढ लेता है, इसलिए ढूंढ लेता है क्योंकि वांगलिंग चाहता था। नहीं तो वांगलिंग अगर ना चाहे तो कोई इसके डिवाइन सेंस पर लॉक कर ही नहीं सकता, क्वालिफाइड ही नहीं था वो। फिलहाल उस प्लेनेट पर काफ़ी डेथ हो रहा थी, क्योंकि ये जो बंदे थे ये अंडरवर्ल्ड क्लैन के थे, जो कि एंशिएंट स्टार सिस्टम में काफ़ी फेमस है। ये डेथ ऑरा को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेट करते हैं। और इन्होंने बहुत सारे इनर रियल्म के कल्टीवेटर्स को पकड़ के रखा था। उनमें से ज़्यादातर वुमेन्स थी। एक जिसका नाम था जाउजी होंग, आंखें इसकी बंद थी, ये बेहोश थी। और इस समय एक बबल आता है जो कि इसे अपनी तरफ खींचने लगता है। मतलब 300 लड़कियों को अपनी तरफ खींच रहा था, उनमें से जाउजी होंग भी एक थी। और इन्हें अब्जॉर्ब करने वाला एक बाल्ड मैन था। और फिलहाल ये जो 300 बबल्स थे, जिनमें कि अलग अलग वुमेन्स थी, इसी की तरफ बढ़ रही थी। यानी इनके ऑरा ये अब्जॉर्ब करने जा रहा था। और ये बोलता है कि यार इनर रियल में मेरा जो अंडरवर्ल्ड क्लैन है वो राइज कर सकता है, जितने लोगों को मैं मारूंगा, जितने डेथ ऑरा एब्जॉर्ब करूंगा, उतना सही है। और इसी बहाने मैं आउटर रियल्म का काम भी पूरा कर रहा हूँ इन्हें मार के। तो फिलहाल बबल्स कोलैप्स कर जाते हैं और ये जो फीमेल्स थी समन रिवर में, इनको डेथ ऑरा से यह घेर लेता है। लड़कियां काफ़ी पेन में थी और इनकी बॉडी खत्म होने लगती है, क्योंकि लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर रहा था। अब जाओ जीहोंग को भी दिखाया जाता है, उसकी बॉडी से जो उसका वाइटैलिटी था वो निकल रहा था। एक शेडो निकलता है इसी के जैसा, जो कि इसका वाइटैलिटी था और उस बाल्ड मैन की तरफ पड़ रहा था। और वो बंदा यूज कर रहा था एक टेक्निक, अंडरवर्ल्ड डिवोर प्लेस। और ये अब अपना मुंह फाड़ता है, ये एब्जॉर्ब कर ही सके। इसके दोनों हाथ खुले हुए थे, मतलब हाथ को आगे करके था। तभी एक ऑरा यहाँ पर चमकती है और इसके हाथ कोलैप्स कर जाते हैं। ये पीछे भागता है, काफ़ी डरा हुआ था। और इस समय वो जो 300 ओरिजिन सोल्स थे वो अपनी आंखें खोल लेते। फिलहाल ये चिल्लाता है कि कौन है थर्ड स्टेप कल्टीवेटर जो यहाँ पर आया है। मैं अंडरवर्ल्ड क्लैन का रूलर हूँ। इसे भी यही लगता है कि यार कोई आउटर रियल्म का ही बंदा होगा। अब ये फिफ्थ हेवन ब्लाइट पर था, तो इसे इतना तो पता चल जाता है कि सामने वाला थर्ड स्टेप कल्टीवेटर होगा। अब जब ये आगे देखता है तो इसे एक वाइट हेयर्ड यंग मैन दिखाई देता है। और इस यंग मैन के पीछे में 1000 खोपड़ियाँ दिखती है, जो कि अभी भी चीखे मार रही थी। और ये सभी आउटर रियल्म के कल्टीवेटर थे। अब ये पहचान जाता है जब वांगलिंग को देखता है और ये चिल्लाता है कि अंडर क्लैन के लोगों, भागो यहाँ से। बट वांगलिंग ये राइट हैंड को आगे बढ़ाता है, एक पाम प्रकट होता है, बाल्डमैन की तरफ पड़ता है और बाल्डमैन की बॉडी कोलैप्स कर जाती है। मतलब इसे मौका ही वांगलिंग नहीं देता है और इसे भी सील कर देता है। और वांगलिंग अब ये जो भाग रहे थे लोग, इसके बॉडी से थंडरबोल्ट निकलता है, कई भागों में बंट जाता है और एक एक के पीछे लग जाता है और बस चीखने की आवाजें आती है। तो कुछ पलक झपकते अंडरवर्ल्ड क्लैन के लोग मारे जा चुके थे, कोई नहीं बचता है। और वांगलिंग के आसपास अलग ही एंडलेस डेथ ऑरा क्रिएट हो रही थी। वांगलिंग इस ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस प्लेनेट पर फिर से
लाइफ और आ जाती है और लोग जो भी यहाँ पर फंसे हुए थे वो अपने फ्रीडम को फिर से पा लेते हैं। और वांगलिंग फील करता है यहाँ पर कोई आ चुका है तो ये बोलता है कि तुम आ ही चुके हो तो अब जा तो नहीं पाओगे। और यहाँ पर एक मिडिल एज मैन प्रकट होता है, काफी सीरियस था। इसके आसपास एक टॉर्टोइज का शील्ड था। तो वांगलिंग इस डेथ ऑरा से उस पर ही अटैक करता है, लेकिन शील्ड ब्रेक नहीं करती है। हालांकि मिडिल एज मैन थोड़ा पीछे ढकेल दिया जाता है। और ये मिडिल एज मैन बोलता है कि लॉर्ड ऑफ द शील्ड रियल्म वांगलिंग, तुम मरे नहीं हो। ये काफी शॉक्ड था। ये बस वांगलिंग के डिवाइन सेंस को लॉक कर रहा था, लेकिन वांगलिंग को देख नहीं पा रहा था। और जब ये देखता है कि वांगलिंग बहुत सारे आउटर रिल्म कल्टीवेटर्स को मार रहा है तो ये भागना चाहता था। वांगलिंग इसे जवाब नहीं देता है। अब इसको समझ में आ चुका था मिडिल एज मैन को कि ये बंदा जानबूझ करके मुझे यहाँ पर लेकर आया है। और फील करता है कि वांगलिंग की ओर अब बहुत पावरफुल है। अब वांगलिंग कर्मा अटैक को आगे करता है। अब शील्ड भी काम नहीं कर सकता था कर्मा अटैक के सामने, कर्मा प्रिंट के सामने। तो मिडिल एज मैन की ओर थोड़ी कम होने लगती है और वो फील करता है कि ये बहुत खतरनाक बैटल है। ये जानता था ये भाग नहीं सकता है, तो फिलहाल ये अपने थर्ड आई को टच करता है तो एक स्पेस में होल आता है। जॉस फ्लेम बहुत सारे निकलते हैं, पर जैसे ये खोलता है वांगलिंग बोलता है स्टॉप। मिडिल एज मैन की बॉडी रुक जाती है। वांगलिंग इसके करीब जाता है। वांगलिंग का हाथ इसके फोरहेड की तरफ पड़ता है। मिडिल एज मैन के बॉडी से ब्लड आना शुरू हो चुका था। वो स्ट्रगल कर रहा था लेकिन स्टॉप स्पेल से छूट नहीं पा रहा था। और वांगलिंग सीधा इसके गर्दन को दबोच लेता है और इस बंदे की बॉडी कोलैप्स कर जाती है। और वांगलिंग बोलता है कि आर्केन वॉइड के नीचे कोई मेरा मैच ही नहीं है। और यहाँ पर हमें कुछ और नॉलेज मिलता है कि आर्केन वॉइड कल्टीवेटर्स कम क्यों हैं, क्योंकि उसके लिए आपको इथेरियल एसेंसेस चाहिए। एसेंसेस दो प्रकार के होते हैं, कॉर्पोरियल और इथेरियल। जैसे फायर, थंडर, ये सब हम देख सकते हैं तो इसे आप कॉर्पोरियल एसेंसेस कहते हो, जो देख नहीं सकते। लाइफ और डेथ, ट्रू और फॉल्स, कर्मा, ये आते हैं इथेरियल एसेंसेस में। और फिर उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है, तभी आप आगे एडवांस कर पाओगे। और बाकी कल्टीवेटर्स क्या करते थे, जॉस फ्लेम सोल को कल्टीवेट करके कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाते थे। और जॉस फ्लेम रियल में धीरे धीरे समय के साथ वो इवॉल्व होकर एक सोल में बदल जाता है, इथेरियल सोल में, जिसे वो एब्सॉर्ब करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ाते थे। और उनके पास भी एक इथेरियल इंसेंस टाइप कुछ आ जाता था। तो फिलहाल वांगलिंग उस मिडिल ईस्ट कल्टीवेटर से कुछ मेमोरीज हासिल करता है और इस खोपड़ी को भी ये अपने पीछे लाद देता है। मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग इसके पीछे में दिख रहे थे, मरे हुए लोग। और उसमें से ये बंदा पहला था, थर्ड स्टेप कल्टीवेटर। लेकिन आखिरी नहीं होगा। और शायद अब यहाँ पर थे भी नहीं समन रिवर में, जो रहे भी होंगे वो भाग चुके होंगे। वांगलिंग आगे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे खोपड़ियाँ इकट्ठा होते जाती है। 50,000 के आसपास हो चुकी थी। अब पीछे से सेटुनान और बाकी लोग आते हैं तो समन रिवर को धीरे धीरे मतलब कब्जा कर लेते हैं, इनका फिर से अधिकार हो जाता है। और सेटुनान वगैरह भी अलग अलग डायरेक्शन में अटैक कर रहे थे। अब वांगलिंग के दिमाग में एक चीज चलता है कि 50,000 खोपड़ियाँ हैं, क्या इससे लाइफ और डेथ फॉर्मेशन बनाया जा सकता है। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से पूरी ऑरा फील करता है। ये एक मेथड यूज कर रहा था आउटर रियल्म कल्टीवेटर्स को बताने के लिए जो क्लाउड सी में थे कि निकलो यहाँ से। अब क्लाउड सी के अंदर में एक रेयर प्लेनेट था काफी दूर में। तो समन रिवर से ये क्लाउड सी में आ चुका था, जिसे लोग हेवन ब्रेकिंग सेक्ट कहते हैं। अब ये पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वहां पर सी वीड्स वगैरह अब उग रहे थे। और उसके बीच में एक पर्पल फ्लावर था जो कि 10,000 फीट से बड़ा था। और इसके बीच में एक कल्टीवेटर बैठी हुई थी जिसका पावर लेवल निर्वाणा वॉइड मिड फेज में था। अब वांगलिंग की ओरा जब यहाँ पर फैलती है क्लाउड सी में तो ये लेडी आंखें खोलती है। ये हैरान थी। और जब ये आंखें खोलती तो इसके आसपास जो सी वीड थे वो भी थोड़े मूव करने लगते। इस प्लेनेट से काफी दूर में रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन जहाँ पर था वहां पर जो होल था जहाँ से बहुत सारे आउटर रियल्म कल्टीवेटर्स आ रहे थे पत्थर वगैरह लेकर के कुछ बनाने के लिए। ये था एक चमगादड़ का। और स्टैचू के ऊपर में एक ओल्ड मैन बैठे भी हुए थे, मतलब बन रहा था ये धीरे धीरे टेम्पल। अब वांगलिंग का डिवाइन सेंस वहां भी पहुंचता है। ओल्ड मैन डर जाते हैं। और इसी समय ऑल हेवन में जो आउटर रियल्म के कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो रहे थे जहां पर फाइनल बैटल होने वाला था, इनमें से कुछ वांगलिंग को मारने के लिए भी एक दो बार आए थे। यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाया गया था 999 प्लैनेट्स का, जिसके बीच में एक बंदा बैठा हुआ था। बेसिकली इनर रियल्म का फॉर्मेशन था, ये लोग तैयारी कर रहे थे। फिलहाल एक कल्टीवेशन प्लेनेट पर एक वुमन काफी डेस्परेट थी इस दौरान। दूसरे एक प्लेनेट पर मूविंग में को दिखाया जाता है। ये थोड़े कंफ्यूज थे। मतलब इस जगह पर जो ऑल हेवन में प्लेनेट से 999, वांगलिंग जिन जिन लोगों को जानता था वो लोग थे। वांगलिंग का मकसद एक ही था। फिलहाल तो ये क्लाउड सी में था। ये जानता था कि अपने स्ट्रेंथ से ये बैटल हैंडल नहीं कर सकता, इसे बस 3 साल डिले करवाना है। खास करके जब एंशियंट सेलेस्टियल रियल्म से वो लोग बाहर आएंगे, वो जो जनरल्स वगैरह हैं, तो शायद कुछ हो सकता है। और सबसे ज़्यादा खतरा ऑल हेवन में था, तो इसलिए वहां ये जाता नहीं है। ये अलग अलग स्टार सिस्टम में पहले जो आउटर रियल्म के लोग हैं उन्हें निपटाना चाहता था, ताकि उनके खोपड़ी से एक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन बना सके। अब 50,000 से ज़्यादा खोपड़ियाँ हो चुकी थी और वांगलिंग लेफ्ट हैंड को उठाता है और बोलता है कि लेफ्ट हैंड लाइफ है। अब ये 50,000 खोपड़ियाँ आगे मूव करती है तो उनमें से आधा लेफ्ट पे चली जाती है, एक वर्टेक्स बनने लगता है। राइट हैंड बोलता है कि डेथ को कंट्रोल करता है
और आधे से ज़्यादा खोपड़ियाँ इसके राइट हैंड की साइड आ जाती है। वहाँ पे एक दूसरा वर्टेक्स बनता है और वांगलिंग कुछ बहुत सारे सील्स बनाता है जो इन दोनों वर्टेक्स में एंटर कर रहे थे और उसके बाद दोनों को ओवरलैप कराने लगता है, मतलब एक दूसरे में मिलाने लगता है जो वर्टेक्स बने थे ताकि एक हो जाए, जिसके वजह से एक अलग ही स्पेस में ट्रैम्बलिंग होने लगती है और ये जो वर्टेक्स बन रहा था वो बड़ा होना शुरू होता है 10,000 फीट, 1 लाख फीट, 10 लाख फीट और रोटेट करने लगता है वांगलिंग के ऊपर। और वांगलिंग बोलता है लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन फॉर्म। और वांगलिंग इसमें अपना इसेंस ब्लड मिक्स करता है जो कि इस वर्टेक्स के साथ फ्यूज हो जाता है। फिलहाल वर्टेक्स रोटेट करना बंद कर देता है, ये सॉलिड फॉर्म में आने लगता है। ऐसा लग रहा था इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत टेरिफाइंग हो रहा थी। ये एक पहिए के समान दिख रहा था, मानो समय का पहिया हो या लाइफ और डेथ का पहिया हो, लेकिन रोटेट नहीं कर रहा था। और वांगलिंग इसके ऊपर खड़ा हो जाता है और ये व्हील रोटेट नहीं करता, ये आगे बढ़ता है और दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ वांगलिंग बढ़ जाता है। फिर से इसे मारना था और सर चाहिए था ताकि सेकेंड फॉर्मेशन ये बना सके, कर्मा फॉर्मेशन। अब ये आगे बढ़ते जाता है और मारते जाता है। पीछे फिर से खोपड़ियाँ इकट्ठा हो रही थी। धीरे धीरे फिर से 10,000 से ज़्यादा खोपड़ियाँ हो चुकी थी। भाई ये बहुत ही ज़्यादा डार्क नॉवेल है सही में। और जहाँ से भी वांगलिंग गुजरता था वहाँ खून की नदियाँ, बस खून की नदियाँ ही बहती थी। फिलहाल वो उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहाँ पर सी विड वगैरह था, क्लाउड सी में। और इस समय यहाँ से थर्ड स्टेप के और ये फील करता है वो जो वुमेन थी, अब ये लेडी भाग भी नहीं सकती थी और ये प्लेनेट इसके कंट्रोल में था। और ये जो सी विड थे इसके जॉस फिल्म सोल से आते थे। अब वांगलिंग जब यहाँ पर पहुंचता तो सीवीड काफी तेजी से बड़े होने लगते हैं। धीरे धीरे 10,000 फीट, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ फीट के हो जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। मतलब प्लेनेट अलग ही हो जाता है, ऐसा लग रहा था ये सीवीड ही है, प्लेनेट कम है। और फाइनली वो जो फूल था वो उसकी पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं और ये वुमेन दिखाई देती है। और इस समय नदियाँ वगैरह जो कि सूख चुकी थी यहाँ पर दिखाई देती हैं और यहाँ पर एक खोपड़ी बनती है एक वुमेन की। मतलब प्लेनेट ही इसका खोपड़ी बन जाता है और सीवीड इसके बाल बन जाते हैं। माउंटेन का जो चोटी था वो इसके नाक बन जाते, मतलब ऐसे ही पूरा एक प्लेनेट ही बन जाती है। वांगलिंग देखता है। अब इस दौरान वुमेन का थर्ड आई ट्रेम्बल करता है, ये आंखें खोलती है और वांगलिंग की तरफ देखती है और एक चीख मारती है। वांगलिंग देखता है कि स्पेल बुरा नहीं है लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत कम है। अब वांगलिंग के हाथ में अचानक से एक ब्लडी स्वॉर्ड आता है। फायर लेफ्ट आई में चमकता है, थंडर राइट आई में। बीच में थर्ड आई जहाँ पर होती है लाइफ और डेथ, कर्मा, ट्रू और फॉल्स प्रकट होते हैं। वो फ्यूज हो जाते हैं ब्लड स्वॉर्ड में और वांगलिंग इसे बढ़ा देता है। मानो ब्लडी स्वॉर्ड बहुत दिनों से भूखा हो। वुमेन जो पहले घूर रही थी ये डर जाती है क्योंकि ऑरा को फील करके इसका स्पेल को बीच में ही वांगलिंग काट देता है और स्वॉर्ड एनर्जी इसे पेनेट्रेट कर देती है। इसका ओरिजिनल जो सर था वो इस बॉडी से अलग हो जाता है, ये कंफ्यूज हो जाती है। ब्लड स्वॉर्ड फिलहाल वांगलिंग गायब कर देता है और वांगलिंग फिर इस प्लेनेट पर देखता भी नहीं, आगे निकल जाता है। और फिर ऐसा हाथ पीछे करता है आगे बढ़ते बढ़ते और इस वुमेन की खोपड़ी वांगलिंग के हाथ में आ जाती है, यानी पीछे जो भी सर थे उसमें एक और जुड़ जाता है। और इसके आगे बढ़ने के बाद प्लेनेट धीरे धीरे बिखर जाता है। जो भी कल्टीवेटर्स मिलते हैं धीरे धीरे उनको निपटाते जाता है और फिर से 50,000 खोपड़ियाँ इकट्ठा हो चुकी थी। अब वांगलिंग उस तरफ देखता है जहाँ पर आउटर रियल्म के लोग आ रहे थे, रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन से जहाँ पर होल था। लेकिन फिलहाल जो भी बाकी बीच में आते हैं उन्हें निपटाते जाता है और यह आगे बढ़ता है फॉग के बीच में जहाँ पर वो ओल्ड मैन था। इन लोगों को भी निपटाने के बाद मतलब फॉग के बीच में अचानक से एक पहिया प्रकट होता है। वो जो ओल्ड मैन जो कि मूर्ति के ऊपर बैठा हुआ था उसकी भी फटती है और वांगलिंग बोलता है लाइफ एंड डेथ, वन रोटेशन। ये व्हील अब रोटेट करना शुरू कर देता है क्योंकि समय लाइफ और डेथ का व्हील रोटेट नहीं करना चाहिए। और फिलहाल इस व्हील की वजह से आसपास की जो चीजें थी वो कोलैप्स करने लगती है, कॉन्टिनेंट ही पूरा ट्रैम्बल करने लगता है। कुछ जो लोअर लेवल के थे वो तो वैसे ही एक्सप्लोड कर जाते हैं। वो जो मंदिर यहाँ पर बना रहे थे उसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं बस व्हील के रोटेशन से। अब वो जो ओल्ड मैन था उसकी भी फटने लगती है, वो स्ट्रगल करता है, भागने को देखता है, एक जायंट माउथ बनाता है कि व्हील को ही डिवोर कर जाऊंगा, बट शायद वो अपने को ज्यादा समझ रहा था और वो वर्दी नहीं था। व्हील रोटेट करता है और ओल्ड मैन एक ब्लैक हवा के झोंके से घिर जाता है। ओल्ड मैन फिर भी रिस्क लेता है डिवोर करने का कि अगर कामयाब हो गया तो फेमस हो जाऊंगा, लेकिन इसका जायंट माउथ जो इसने स्पेल से बना था वो कोलैप्स कर जाता है। व्हील से एक पावरफुल फोर्स आता है और जो इस ओल्ड मैन की बॉडी में एंटर कर जाता है और ये खून की उल्टी कर रहा था। मंदिर पूरा कोलैप्स कर जाता है और ओल्ड मैन जाकर जमीन पर गिरा था, खून से पूरा सना हुआ था, बहुत वीक हो चुका था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वांगलिंग हाथ आगे बढ़ाता है, प्रेशर वांगलिंग बढ़ा देता है व्हील का और ओल्ड मैन तो अब जमीन में धंसने लगता है। कॉन्टिनेंट ही पूरा कोलैप्स करने लगता है। जो भी कल्टीवेटर्स थे इस प्रेशर की वजह से मारे जाते हैं और थोड़ा सा और जब इसका व्हील नीचे आता है तो और प्रेशर बढ़ता है, ओल्ड मैन मर जाता है और वांगलिंग इसको भी पीछे में सील कर देता है। बाकी भी सेम मारे जाते हैं। क्लाउड सी पर देखता है उस तरफ बढ़ जाता है जहां से जाना था, वो था ऑल हेवन। वहीं पर वांगलिंग बहुत सारे लोगों को जानता था जो कि वहां पर फाइनल बैटल के लिए खड़े हो चुके थे। और अब ये जो खोपड़ियां थी इनकी मदद से कर्मा फॉर्मेशन बनाना शुरू करता है। एक और वर्टेक्स बनता है, कर्मा का वर्टेक्स। कर्मा फिस्ट बनाता है जो कि धीरे धीरे कर्मा व्हील में बदल जाता है।
क्योंकि वांगलिंग के अब ऊपर था। तो वांगलिंग के ऊपर एक व्हील था और वांगलिंग के एक नीचे व्हील था। बीच में मानो एक सेलेस्टियल गॉड की तरह ये लाइफ और डेथ और कर्मा को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहा था। वांगलिंग अब फ्लिकर करती इसकी बॉडी और गायब होकर के सीधा ऑल हेवन में प्रकट होता है। फिलहाल इनर रियल्म के लोग काफ़ी दुखी थे। उन्हें पता था शायद वो वॉर हार चुके हैं। 999 प्लैनेट्स इन्होंने अलग अलग जगह से लाया था ताकि एक फॉर्मेशन बना सके और आउटर रियल्म कल्टीवेटर्स को रोक सके। फिलहाल सामने वाले के अटैक की वजह से एक प्लेनेट कोलैप्स कर जाता है और आउटर रियल्म वाले और दहाड़ मारते हैं। धीरे धीरे फॉर्मेशंस कोलैप्स करते करते 300 ही बचे थे और ये इनर रियल्म वाले जानबूझकर एक प्लेनेट को एक्सप्लोड कर रहे थे ताकि उन्हें समय मिलता रहे। आउटर रियल्म से यहाँ पर 5 आर्केन वॉइड कल्टीवेटर्स आए थे। 3 उनमें से सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कोबाइंस थी। 2 उनमें से वो थी जो वांगलिंग पर अटैक भी की थी। तीसरी जो थी वो पर्पल ड्रेस में थी, एक नोबल वुमेन की जैसी लग रही थी। बाकी भी जो 2 लोग थे उन्हें भी वांगलिंग जानता था। ये एक ओल्ड वुमेन थी और दूसरा वो ओल्ड मैन इन ब्लैक जो कि वांगलिंग को उस समय भी अटैक किए थे जब सॉवरिन ने से ट्रैप किया था। एक को वांगलिंग तो मार चुका था, वो मिडिल एज मैन को। हेवन मास्टर वाइट गॉड फिलहाल आए नहीं थे और इन आर्केन वॉइड्स की वजह से अब ये बस लॉस ही झेल रहे थे इनर रियल्म वाले। इनके प्लैनेट्स को ये लोग डिस्ट्रॉय करते जाते। अब इन 5 के अलावा 7 और थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स थे। निर्वाणा वर्ल्ड में थे, कुछ कुछ स्पिरिट वर्ल्ड में थे, जो कि फिलहाल बैटल को लीड कर रहे थे और ये जो 5 लोग थे वो बैटल को ऑब्जर्व कर रहे थे। इन 7 लोगों के अलावा एक और थी लेडी जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर थी। प्लैनेट फॉर्मेशन को जो कि इनर रियल्म वालों ने बनाया था उसे काफ़ी कोल्ड नज़र से देख रही थी, बट थोड़ी चिंतित भी थी। ये थी ग्रैंड मास्टर यून लोगों की ओरिजिनल बॉडी और ये सोच रही थी कि यार वो इतना आसानी से मर ही नहीं सकता जितना मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था मेरे हिसाब से। तो ये जैसे जैसे समय बीत रहा था और डर डर रही थी, चिंतित थी, क्योंकि उसने देखा था भविष्य में कि एक बंदा आता है जो कि पूरे एंशिएंट स्टार सिस्टम को निपटा ही देता है। फिलहाल ये आदेश देती रहती कि अटैक करो। तो आउटर रियल्म के कल्टीवेटर्स 8 अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहे थे ये जो प्लैनेट फॉर्मेशन था उस पर, और जो भी शॉक वेव फैलता था उसे आर्केन वॉइड कल्टीवेटर्स न्यूट्रलाइज कर देते थे ताकि इनके आउटर रियल्म कल्टीवेटर्स को कुछ हो ना। मू बिंगमे को दिखाया जाता है जो कि अपने गॉड सेट के कल्टीवेटर्स के साथ खड़ी थी और गॉड सेट हमेशा इसकी बात सुनता था क्योंकि अब ये वहाँ की सेक्ट मास्टर थी। फिलहाल इसके जो मेन डिसाइपल्स थे वो बोलते कि सेक्ट मास्टर आप कोर अल्टार में चले जाओ, मतलब बीच में, आप आगे मत रहो। बाकी भी लोग सेम चीज़ कहते हैं। ये बोल रहे थे कि हम इस जगह को गार्ड कर सकते हैं। पर मूविंग में वो उस तरफ देखती है जहाँ पर आउटर रियल्म के कल्टीवेटर्स लगातार अटैक कर रहे थे। एक बैरियर था जो कि फॉर्मेशन से बनाया गया था, प्लेनेट फॉर्मेशन से, जिससे वो तोड़ रहे थे। और एक यंग मैन था इन आउटर रियल्म कल्टीवेटर्स के बीच में जो कि ग्रीन कपड़े पहन के था। दिखने में बहुत हैंडसम था बट बहुत एविल था। इसके आसपास बहुत सारी लड़कियां दिख रही थी जो कि इसने अपने स्पेल से बनाया था। वो भी लाइट स्क्रीन को अटैक कर रही थी और फिलहाल लाइट स्क्रीन के आर पार देखता है ये मूविंग में को और स्माइल करता है कि यार ये तो बहुत सुंदर है। टेंशन मतलब सुंदरी, लाइट स्क्रीन टूट जाएगा फिर तुम मेरी हो जाओगी। वैसे भी मैंने सुना है कि तुम उस मरे हुए लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म की वुमेन हो। मैं इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, क्यों ना हम कल्टीवेशन पेयर बन जाए। ये वही बंदा था जो कि वो जो 7 थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स थे उनमें से एक था और फिलहाल ये इशारा करता है कि तुम मेरे हो। मूविंग में को गुस्सा तो आता है बट ये कुछ बोलती नहीं। बंदे का नाम था डाओफेशियन। ये डाओफे क्लैन का हेड था और इसने एक बार और अटैक किया था लेकिन किंग शोई ने इसे बचाया था, लेकिन शायद इस बार ये बच ना पाए। फिलहाल वो जो ओल्ड मैन थे वो समझा रहे थे मूविंग में को कि सेट मास्टर आप कोर जगह पे चले जाओ जो सेंटर है। बट मूविंग में भी कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सेक्ट मास्टर हूँ, तुम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती। थोड़ी दूर में एक और कल्टीवेशन प्लेनेट था जहाँ पर एक लेडी पिंक ड्रेस में थी। इसके पीछे भी बहुत सारे कल्टीवेशन अलायंस के लोग थे, ब्रिलियंट वाइट के, लगभग 3,000। हालांकि ये लोग काफ़ी थक चुके थे। ये वही लेडी थी जिसने एक बार बोला था कि लॉर्ड मुझे नहीं जानते बट मैं उन्हें जानती हूँ। लेडी जो पिंक में थी वो भी काफ़ी थक चुकी थी। ये कुछ कहने वाली थी अपने लोगों से, तभी एक यहाँ पर रंबल होता है। एक प्लेनेट और कोलैप्स कर जाता है और उस प्लेनेट पर जो भी लोग थे वो मारे जाते हैं। तो धीरे धीरे लाइट स्क्रीन और वीक होते जाता है। वुमेन इन पिंक फिलहाल कुछ मन में बोलती है, इनर रियल्म कल्टीवेटर की तरह मैंने जन्म लिया, फिर मैं एज अ सोल यहाँ पर फिर से मर रही हूँ, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहती। मैंने उसे बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ। फिलहाल एक और प्लेनेट था जहाँ पर जीजी होंग थी और ये तो ऑल हेवन की है, साथ में इसके जैन कोंगली शेंगोंग वू भी थे। फ्लेम स्पार्क इन लोगों के बीच में खड़े थे। फिलहाल सभी हेल्पलेस थे कि क्या ही करेंगे। कि यार फ्लेम स्पार्क बोलते भी कि अगर लाइट स्क्रीन टूट जाता है तो हम खुद को एक्सप्लोड कर देंगे, तुम लोग तैयार हो ना। सभी हाँ में सर हिलाते हैं। फिर एक और प्लेनेट कोलैप्स कर जाता है और इस समय प्लेनेट फॉर्मेशन से एक ग्रीन लाइट आउटर रियल्म आर्मी की तरफ चार्ज करती है। बट इसे देखकर जो आउटर रियल्म के आर्क एंड वॉइड कल्टीवेटर्स थे उनमें से एक हंसता है और इस ग्रीन लाइट से वो बैटल करता है। ग्रीन लाइट गायब हो जाती है और फिर ये बोलता है कि तुम बहुत पावरफुल हो रेन सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन, तुमको मानना पड़ेगा, तुम लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के आखिरी डिसाइपल थे। तुम जॉस फ्लेम को बोरो कर पा रहे हो वो बड़ी बात है।
अब किंगलिंग की बॉडी दिखती है ग्रीन लाइट गायब होने के बाद। काफ़ी सीरियसली इंजर्ड थे ये, ज़्यादा रेस्ट भी नहीं कर पाए थे और इस बैटल में आ गए थे। अब इस दौरान एक वुमेन इन पर्पल यहाँ पर प्रकट होती है। इनके अंदर एक अलग किलिंग इंटेंट था। ये थी समन रिवर की मास्टर। अब इसे देखकर आर्केन वॉइड कल्टीवेटर्स में से एक हंसती है। ये वही लेडी थी जिसने वांगलिंग के इंटरनल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय किया था। वुमेन इन पर्पल की तरफ ये देखती है और इस समय ऑल्टर के आसपास किंग शुई बैठे हुए थे, काफ़ी पेन में थे। इनके बॉडी से 7 कलर के ब्लैक गैसेस दिख रहे थे जो कि शायद जहर के समान थे। किंग शुई कितना भी स्ट्रगल करते वो बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। होंग शान इन्हें सपोर्ट कर रहे थे और किंग शुई समझाते कि मास्टर होंगशंग फिलहाल जाने दो। बट होंगशान बोलते हैं कि अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो आप 45 मिनट में मारे जाओगे। किंग शुई फिलहाल स्लॉटर एसेंस को रिलीज कर रहे थे और बोलते मेरे चिंता मत करो। अब होंगशान यहाँ से निकल जाते हैं और वहां पर प्रकट होते हैं जहां पर वो आर्केन वाइट कल्टीवेटर्स थे। फिर ये वुमेन इन पिंक को देखते किंग शुई मतलब कि यार क्या ये वही तो नहीं है। मतलब एक सॉफ्टनेस आता है इनके अंदर, बट ये कंफर्म नहीं कर पाए थे। फिलहाल वो जो बैरियर था वुमेन इन पिंक के प्लेनेट के आसपास वो टूट चुका था और एक बर्ली मैन इस समय इस पर चार्ज करता है। फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।